रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रजा और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है चैप्टर नंबर 4 एंड ग्रुप 5A एलिमेंट्स। आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने क्या सीखना है? सबसे पहले व्हाट आर ग्रुप 5A एलिमेंट्स, कि ये ग्रुप 5A एलिमेंट्स क्या हैं या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे इसमें कि व्हाट आर निक्टोजेंस, या ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाई ग्रुप 5A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज निक्टोजेंस, इनको निक्टोजेंस क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट वन हम इसमें सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 5A एलिमेंट्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 5A एलिमेंट्स। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास ग्रुप 5A एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। आर्सेनिक या इसे स्टिबियम भी कहा जाता है। तो आपके पास ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 5A में रिजाइड करते हैं, या ये ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं। इनके अगर हम एटॉमिक नंबर्स देखें तो 7, 15, 33, 51 एंड 83 एटॉमिक नंबर्स हैं इनके रिस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन का 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, स्टिबियम का 51 है और जो बिस्मथ है उसका हमारे पास 83 एटॉमिक नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इन जनरल सबसे पहली बात तो ये है कि दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब इन सब के जो वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बात हमें पता चल गई कि इनके वैलेंस शेल में हमारे पास है वो 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो जो 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, हमने ये भी देखना है। ठीक है, तो इनकी जनरल जो आपके पास फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो है NS2 एंड NP3। NS2 एंड NP3। ओके, अब ये जो NS2 NP3 है इसमें एक और चीज है कि ये जो इसका p सबशेल है, इसके जो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उन तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं। ओके, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के हिसाब से देखें तो NS में जो s ऑर्बिटल होगा उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि जो p होगा मींस के NPX एक उसका ऑर्बिटल है। ठीक है, NPY ये ऑर्बिटल है और NPZ ये एक ऑर्बिटल है। इन तीनों ऑर्बिटल्स में आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से हम आगे पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कैसे वेरिएबल हो सकती है, जबकि ये तो डी ब्लॉक में पाए भी नहीं जाते। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं जी कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज निक्टोजेंस। व्हाई दे आर कॉल्ड एज निक्टोजेंस, इनको निक्टोजेंस क्यों कहा जाता है। तो अगर हम देखें कि इनको निक्टोजेंस क्यों कहा जाता है तो हमें ये बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है जिससे कि हमें समझ आ जाएगा व्हाई दे आर कॉल्ड एज निक्टोजेंस। अब निक्टोजन जो है ये वर्ड एक वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है निजिन से। ठीक है, अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है चोकिंग या चौक कर देना। जैसे वो आप मार्शल आर्ट्स में सीखते हैं ना कि दूसरे एनिमी को चोक कैसे करना है, तो ये जो निक्टोजेंस हैं इनको पॉइजनस होने की वजह से और ये इनमें चोक करने की जो सलाहियत होती है उसकी वजह से इन्हें निक्टोजेंस कहा जाता है। अब चोक करने का क्या मतलब है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो ऑक्सीजन है ये हम अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं और उससे हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो चालू रहती है और हम जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन की बजाय जो है वो जस्ट नाइट्रोजन जो है इसको इनहेल कर दें, नाइट्रोजन को इनहेल करेंगे तो हम चोक हो जाएंगे, हमारा दम घुट जाएगा, सांस बंद हो जाएगा, मींस कि हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, इसलिए इनको बोलते हैं निक्टोजेंस। क्या हो जाएंगे? हम चोक हो जाएंगे, हमारा सांस बंद हो जाएगा, इसलिए इन्हें निक्टोजेंस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है जी इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बल्कि उससे पहले हम जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने से पहले हम इसकी अकरेंस जो है कार्बन की अकरेंस के बारे में, सॉरी नाइट्रोजन की अकरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये कैसे पाया जाता है।
या हम ऐसा करते हैं कि पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तमाम एलिमेंट्स की देख लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सो ऑन इस तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अगर हम जनरली देखें तो जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं उनकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो कैसी होगी, ये होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि जनरली अगर हम इस ग्रुप को देखें तो उस ग्रुप में पाए जाने वाले जो 5 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, स्टिबियम है और बिस्मथ है, इनका बिहेवियर क्या होता है, इनके केमिकल रिएक्शंस या इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं, वो होती है जनरल बिहेवियर। जनरली हम डिस्कस करते हैं, किसी के बारे में अभी स्पेसिफिक नहीं है। तो जनरली अगर हम देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी मेटालिक कैरेक्टर को। किसको डिस्कस करते हैं? मेटालिक कैरेक्टर को, कि मेटालिक कैरेक्टर इनमें कैसा पाया जाता है। अगर आप मेटालिक कैरेक्टर देखें तो बच्चों आपको पता चलेगा कि जो नाइट्रोजन है और आपके पास फास्फोरस है, दीज आर प्योरली नॉन मेटल्स, दीज आर प्योरली नॉन मेटल्स। और उसके बाद हमारे पास जो आर्सेनिक और एंटीमनी है या जिसको स्टिबियम कहा जाता है, दीज आर सेमी मेटल्स, जिनको सेमी मेटल्स कहा जाता है या इनको हम मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। ओके, और उसके बाद है जी हमारे पास बिस्मथ, ये हमारे पास प्योरली मेटल है। ओके, तो मेटालिक कैरेक्टर का हमें पता चल गया जी कि जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। आर्सेनिक, स्टिबियम ये मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स हैं और जो बिस्मथ है ये मेटल है। तो अब हमें एक और ट्रेंड मिल गया और वो ट्रेंड कौन सा है? वो ट्रेंड बच्चों ये है कि आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ जो है, इसको अगर हम इस तरह ग्रुप वाइज लिख के देखें तो हमें पता चला कि जो मेटालिक कैरेक्टर है ये डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब हमने ये फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने फर्स्ट ईयर में मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से। तो क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एटम्स जो है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीज होती है। उसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर या टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इसके जो अपर मेंबर्स हैं, लाइक ये आपके पास नाइट्रोजन है और ये आपके पास फास्फोरस है, ये दोनों क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। ये आपके पास क्या है? सेमी मेटल्स है, जिनमें मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये है आपके पास प्योर मेटल बिस्मथ। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ आते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? वो है जी हमारे पास इनका बॉन्ड नेचर क्या होता है। ठीक है, इनकी बॉन्ड बनाने की नेचर क्या है, मींस के आपके पास ग्रुप 5A एलिमेंट्स हैं तो ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड नेचर। ओके जी, बॉन्ड नेचर हम देख लेते हैं कि बॉन्ड नेचर इनकी क्या होती है। तो अगर हम बॉन्ड नेचर देखें तो क्योंकि हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव आइन। उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव आइन। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक और भी इससे नेचर हमें पता चलती है, वो कौन सी? कि जिनके पास इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इलेक्ट्रो जो है पॉजिटिविटी या टेंडेंसी नहीं होती, वो क्या करते होते हैं? वो म्यूचुअल शेयरिंग करते होते हैं। क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो आपके पास जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, ये क्या करते हैं जी? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड का जो कैरेक्टर है ये डाउन द ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि एटम्स के अंदर मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज आना शुरू होती हैं। जब मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज आना शुरू होती हैं तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी एलिमेंट्स में आना शुरू हो जाती है। तो आर्सेनिक और स्टिबियम जो है ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते और ना ही इनका बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट होता है, लेकिन ये पार्शली आयनिक बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। ना तो वो आयनिक होता है और ना ही वो कोवेलेंट होता है। इन बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड
जबकि बिस्मथ जो है चूंकि वो आपके पास प्योर मेटल है इसलिए ये क्या करती है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मींस के बिस्मथ एलिमेंट जो है ये क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ओके हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास एनाइन फॉर्मेशन। कौन सा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, एनाइन फॉर्मेशन। जी तो बच्चों जब मैं बात कर रहा था बॉन्ड नेचर की तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एनाइन हम बोलते किसे हैं, व्हेन एन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, वन और टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड गेट्स नेगेटिवली चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं एनाइन। उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन। तो आपके पास जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है, या आप नाइट्रोजन और फास्फोरस लिख लें, ये दोनों क्या करते हैं, ये एनाइंस बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एनाइंस बनाते हैं। अब एनाइंस बना रहे हैं तो बाकी के क्या करते हैं, हम तो ये देख रहे हैं ना कि जनरली इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये जो एनाइन बनाने की है वो कैसी है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये रेडिली एनाइंस बनाते हैं। आर्सेनिक और जो स्टिबियम है वो एनाइन फॉर्मेशन रिलक्टेंटली करते हैं, अगर कभी करें तो, अदरवाइज तो वो करते ही नहीं है। और जबकि बिस्मथ जो है वो एनाइन नहीं बल्कि क्या क्रिएट करता है, केटाइन बनाता है। क्या बनाता है, केटाइन बनाता है, वो एनाइन फॉर्मेशन नहीं करता। जी तो अब हम देखते हैं जी कि ये जो आपके पास एनाइन फॉर्मेशन है आर्सेनिक और स्टिबियम में क्या होता है, आर्सेनिक और स्टिबियम में इनके पास लेस टेंडेंसी होती है एनाइन बनाने। क्या होता है, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा कि मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, तो आपके पास गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इसलिए इनकी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जो है एनाइन फॉर्मेशन की डिक्रीज होती है। ओके जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो नाइट्रोजन फास्फोरस के कंपाउंड्स आने वाले हैं या उनके रिएक्शंस आने वाले हैं वो समझना बहुत आसान हो जाएंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे जो पहली बात है वो ये है कि नाइट्रोजन जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन एलिमेंट ये +-1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, 2 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, 4 भी शो करता है और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जबकि बाकी जो फास्फोरस है, ठीक है, आपके पास आर्सेनिक है, स्टिबियम है या बिस्मथ है, इनमें ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं बेटा, ये जानने के लिए कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं वो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि 3 एंड 5। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, 3 एंड 5। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी हो सकती हैं। अब ऐसा क्यों है कि नाइट्रोजन की इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों है, ये हम देखेंगे भी कि नाइट्रोजन की कहां-कहां ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ठीक है, और इनकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो कहां-कहां पे है। तो जब हम देखते हैं जी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, तो ये तो हम बाद में देख लेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये कहां-कहां पे पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की इतनी ज्यादा वैरायटी क्यों है। तो वो है बेटा ड्यू टू एस इनर्ट पेयर ऑफ नाइट्रोजन व्हिच इज नॉट इनर्ट इन एनी ऑफ द अदर। ओके, कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इन एलिमेंट्स की तो नाइट्रोजन वाहिद है जिसके पास इनर्ट एस ऑर्बिटल मौजूद है, कि जिसमें जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट होता है, वो जंप करके डी में नहीं जाता। वो जंप करके डी में क्यों नहीं जाता, तो उसकी वजह बच्चे ये है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आप देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, उसके बाद 2s2 और 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ओके, और 3 थर्ड तो इसके पास शेल ही नहीं है जिसमें डी सब शेल होता है,
जब शेल ही नहीं है तो डी सबशेल होने का सवाल पैदा नहीं होता, डी सबशेल नहीं है तो यहाँ पे इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जंप करके डी में जाने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, मींस के वो चांस ही नहीं है। जबकि यही अगर हम देखें फास्फोरस के केस में जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 15, तो हम देखेंगे 1s2, ओके, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, ठीक है। उसके बाद 3s2 और उसके बाद है जी 3px1, 3py1 एंड 3pz1। तो उसके बाद यहां पे इसके तीसरे शेल में 3d0 खाली 3d मौजूद होता है जिसे हम लिखते नहीं है, ठीक है, खाली 3d मौजूद होता है जिसे कि हम लिखते नहीं है। अगर हम देखें कि ये जो 3d है अगर ये मौजूद है तो एक ये सूरत हाल हो सकती है कि यहां से 3s से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करें d में और इसके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाए। इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे बनेंगे कि ये ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज, ठीक है, 3s में जो पेयर्ड थे वो अनपेयर्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, वो जंप करके कहां गया, 3px में पहले ही 1 है, 3py में भी पहले ही एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3pz में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उसके बाद 3d जो कि खाली था अब उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस तरह से इसके पास 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कह सकते हैं। सबशेल हाफ फिल्ड नहीं लेकिन ऑर्बिटल हाफ फिल्ड कह सकते हैं। तो इसके पास 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद है। ये जो नाइट्रोजन के केस में ये जो s पेयर है ये इनर्ट होने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो ये वाली डिफरेंट शो होती है, जबकि इनके पास ये जो s पेयर है ये इनर्ट नहीं बल्कि क्या करता है, जंप करके d में चला जाता है और पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ये वाली शो करते हैं। ओके बच्चों, तो बाकी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके साथ हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।